नमस्कार। मैं डॉक्टर रविंद्र जोशी, डीन इंडस्ट्री लाइजन ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभियांत्रिकी तंत्रशास्त्र संस्था नांदेड़। हम लोगों ने लॉकडाउन में एजीएस आइकॉन्स यह उपक्रम शुरू किया है। तो ये उपक्रम के अंतर्गत हमारे कॉलेज के जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनके सक्सेस स्टोरीज लिखी है। उसके अंतर्गत हमने 60 स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट करके उनके सक्सेस स्टोरीज एजीएस आइकॉन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 ये बुक में प्रकाशित की है। तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम लोगों ने 10,000 कॉपीज प्रिंट करके स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किए और उसमें एलुमनाई का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है। तो उसी को कंटिन्यू करते हम लोग एजीएस आइकॉन्स भाग 3 की श्रृंखला हमने चालू की है। तो इसमें हमें खुशी होती है कि अपने कॉलेज के 2002 बैच के पास आउट श्री पार्थ पाटिल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के पास आउट है। सो उनकी भी जर्नी काफ़ी इंस्पायर्ड है, काफ़ी सक्सेसफुल जर्नी है। तो सर प्रथमतः मैं आपको एजीएस आइकॉन्स में आपका मैं स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। इट्स एन ऑनर, टू बी हियर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर का मैं थोड़ा ब्रीफ में परिचय कराता हूँ, बाद में सर आप सर है, मुझे आप अरे पार्थ नहीं, बोलिए, ओके। मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, पार्थ बोलिए। तो पार्थ पाटिल एसजीजीएस के 2002 बैच के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के पास आउट है। उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से एमएस किया है कंप्यूटर साइंस में। और हमें खुशी की बात है कि अपने नांदेड़ की जो फेमस स्कूल है ज्ञान माता विद्या विहार के भी वो स्टूडेंट है, जहां मेरे दोनों बच्चे हैं उसी स्कूल से पढ़े हैं। अच्छा। तो बाद में उन्होंने फर्स्ट जॉब ओवरसी डॉट नेट में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन्होंने जॉब किया है। उसके बाद उन्होंने याहू StumbleUpon.com ये कंपनी में उन्होंने काम किया है। बाद में 2011 में अर्बल नाम से एक उन्होंने एज ए को फाउंडर एक कंपनी आपने स्टार्ट की थी। फिर से आपने स्टम्बल अपॉन 3 साल आपने कंपनी एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने उस पर काम किया है। बाद में 2017-18 में आप स्टैंडर्ड कंपनी के आप वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर आपने 2018 में इन्फिनी चेंस नाम से एक कंपनी बनाई है, तो उसमें अपने कॉलेज के जितेश शेट्टी और सीओईपी के सुशील चौधरी और आप तीनों कंपनी के को फाउंडर है। सो इट्स ए क्रेडिबल थिंग सर, बहुत अच्छी बात है। और हमें इंस्टीट्यूट को और हमें भी गर्व है कि आप एक एजीएस के आइकॉन्स हैं। तो हम लोग अभी ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अभी हम लोग मुलाकात शुरू करते हैं। थैंक यू। हाँ, सो एजीएस आइकॉन्स में आपका स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर अभी प्रेजेंटली आप इन्फिनी चेंस में एज अ को फाउंडर है, तो इन्फिनी चेंस ये प्रोडक्ट क्या है और आपका क्या रोल है, तो इसके बारे में आप बताइए। श्योर। सो मैं इन्फिनी चेंस में को फाउंडर और सीटीओ हूँ। तो पूरा जो टेक्नोलॉजी हमारा प्रोडक्ट है उसको कैसे बनाना है, इंजीनियरिंग ने कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, इसका लीडरशिप मैं देखता हूँ। तो दैट इज़ माय डे टू डे रोल। एंड जो हमारा मेन प्रोडक्ट है इसका नाम है क्रेडिबल। क्रेडिबल में हम लोग एंड टू एंड विजिबिलिटी या एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी जो बोलते हैं उसका हमने प्रोडक्ट बनाया है। और इन एडिशन टू दैट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हमने अभी नए मॉड्यूल्स बनाए हैं। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी यूज हो रहा है टू गेट एंड टू एंड विजिबिलिटी। तो एंड टू एंड विजिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जैसा आप एक टी शर्ट खरीदते हैं शॉप से, तो एज अ कंज्यूमर आपको अगर पता करना है कि ये टी शर्ट कैसे बना, राइट, ये टी शर्ट का कॉटन कहाँ से आया, कौन से फार्मर ने ये कॉटन दिया, या फिर ये विदेश से अगर इसका मटेरियल आया है तो वो कहाँ से आया, और ये जो टी शर्ट है इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, राइट। अगर एज अ कंज्यूमर आपको ये पता करना है तो हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है ये पता करने में कंज्यूमर के लिए। तो बेसिकली मैं भी एक टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। राइट। तो कॉटन से फार्म से जब कॉटन ग्रो होके पहले वो स्पिनिंग मिल में जाएगा। करेक्ट। तो जहाँ पर आपका फाइबर का यार्न बनता है, फिर स्पिनिंग से आगे वीविंग में प्रोसेस होता है जी। तो वहाँ आपका यार्न टू फैब्रिक कन्वर्ट होगा। और लास्ट वाला जो स्टेप है प्रोसेसिंग और गारमेंटिंग। करेक्ट। तो वहाँ फैब्रिक से आपका गारमेंट बनेगा। करेक्ट। तो ये इसमें आपके कंपनी का क्या रोल है सर इसमें? तो हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स को हेल्प करता है सप्लाई चेन में हर जगह पे डेटा कैप्चर करें कि जैसे कॉटन प्रोक्योर किया तो कहाँ से प्रोक्योर किया, किस किस सप्लायर से किया,
फिर अगर फार्मर्स से ले रहे हैं तो कौन से फार्मर्स से लिया, उनको बराबर से पैसा मिला क्या वो कॉटन के लिए, उसका एविडेंस कैप्चर होता है। फिर कौन से रीजन से ये हुआ, उसका ग्राउंड पे आप एविडेंस कैप्चर कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब फैक्ट्री में आता है तो कौन से फैक्ट्री में इसका स्पिनिंग हुआ, राइट, यार्न कहाँ बना, वो फैक्ट्री के सारे आप पैरामीटर्स या फिर एविडेंसेस आप कैप्चर कर सकते हो। ऐसे ही एट एवरी स्टेज हमने क्या किया है, मोबाइल एप्स और ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन इनटू द फैक्ट्री। फैक्ट्री का जो ईआरपी होता है उसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन या मोबाइल एप्स के थ्रू ये सारा डेटा कैप्चर होता है हर लेवल पे। तो इससे क्या होता है, फिर ये सारा डेटा फिर हम स्टिच करके एंड टू एंड विजिबिलिटी दे सकते हैं सप्लाई चेन में, कि इधर से कॉटन आया, ये फार्मर से आया, इधर धागा बना, इधर कपड़ा बना, इधर स्टिचिंग हुआ और फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बना, राइट। तो इसके यूजर्स बहुत है एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी के। इसमें कैसा होता है, कुछ लोगों को पता करना होता है कि जेन्युइन है क्या इनपुट मटेरियल, उसके लिए हेल्प होता है। कुछ लोगों को पता करना होता है कि हर फैक्ट्री में जहाँ पे काम हुआ ये कंप्लायंट फैक्ट्रीज में हुआ, ऐसे फैक्ट्रीज में हुआ जहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशन है, राइट। कुछ लोगों का ये होता है कि ये चाइना में नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चर, ये आजकल नए रेगुलेशंस आए हैं। तो यूएस कंपनीज बोल रहे हैं कि कोई भी चीज चाइना में नहीं बन सकती है और इसका हमको प्रूफ बताओ कि चाइना में नहीं बनी, राइट। तो वहां पे अगेन हमारा प्रोडक्ट काम आता है टू शो कि ये चाइना में नहीं बना। फिर है ईएसजी, जो एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि आपका जो प्रोडक्ट है इसका कार्बन फुटप्रिंट क्या है, इसका वाटर फुटप्रिंट क्या है, कितना पानी यूज हो रहा है, आप कुछ पोल्यूटेंट्स रिलीज कर रहे हो क्या एनवायरमेंट में, इन सब का प्रूफ लगता है कि आप ये नहीं कर रहे हो, आपके फैक्ट्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब में भी हमारा प्रोडक्ट हेल्प करता है, एविडेंस कलेक्ट करके एक जगह पे पूरा आप विजिबिलिटी बताओ कि देखो हम सही कर रहे हैं, कहीं पे कोई चीज गलत नहीं हो रही है, और हम अर्थ के लिए कर रहे हैं, हम हमारे वर्कर्स के लिए कर रहे हैं। ये सब आप एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ब्रांड आप ये बता सकते हो आपके कंज्यूमर्स को। अच्छा, राइट। तो सर तो that's the product। इंडिया का हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उसमें फर्स्ट कंट्रीब्यूट करती है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द जीडीपी कंट्रीब्यूशन। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स है जी। तो टेक्सटाइल इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो इसमें काफी कुछ पैरामीटर्स है, मशीन से, इट्स ए कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। True। और इंडिया में काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स, लैक्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स आर देयर। तो मुझे लगता है कि आपके प्रोडक्ट का भविष्य बहुत अच्छा है। तो आपका क्या विजन है सर आपके कंपनी में? तो अभी हमने जो शुरू किया इसमें हमें टेक्सटाइल में काफ़ी ट्रैक्शन मिला, काफ़ी अभी हमारे कस्टमर्स बने हैं। दो जो बहुत बड़े कस्टमर्स थे जो मैं जस्ट मेंशन करूंगा, और भी है, बट वेल्सपन और इंडोकाउंट ये दो पब्लिक कंपनीज हैं इंडिया में। दे आर बिलियन डॉलर कंपनीज, बड़ी कंपनीज है, इनके बड़े क्लाइंट्स है यूएस में। तो ये लोग आज की डेट में अपना सारा सप्लाई चेन हमारे प्लेटफॉर्म पे संभाल रहे हैं। ग्रेट। सारे उनके सप्लायर्स, कहाँ से माल आ रहा है, क्या क्या बन रहा है, कहाँ जा रहा है। और ऐसे कुछ छोटे कंपनीज भी है जो यूज कर रहे हैं, यूएस के कंपनीज है, यूरोप की कंपनीज है जो यूज कर रहे हैं। तो हमारा विजन ये है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है आज काफी कंपनीज यूज कर रही है, बट हमको ये करना है कि हर टेक्सटाइल कंपनी इसका फायदा उठाए, राइट। और इसके लिए अभी जो हमारे जो नए जो भी मॉड्यूल्स बन रहे हैं स्पेसिफिकली अराउंड एनवायरमेंटल, अराउंड सोशल और गवर्नेंस, जो ईएसजी बोलते हैं, वो प्रोडक्ट हमने फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर वी आर ऑफरिंग इट फॉर फ्री। इसको कंप्लीट कॉस्ट फ्री कर दिया है हमने, ताकि जो छोटे कंपनीज है, जो छोटे मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स है, वो भी इसका फायदा उठा सके। तो हमारा विजन है कि मैक्सिमम लोगों को इसका इम्पैक्ट मिलना चाहिए, उन्होंने इसका फायदा लेना चाहिए और उन्होंने एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए, राइट। एंड नॉट जस्ट टेक्सटाइल, हमारा विजन है कि ये अक्रॉस इंडस्ट्री, एप्पल इंडस्ट्री, करेक्ट, इवन बियॉन्ड टेक्सटाइल। हम हमारा जो जैसा सॉल्यूशन नॉर्मली है, जैसा फाइबर या फैब्रिक हम उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं, करेक्ट, और गारमेंट एक एप्पल इंडस्ट्री है, करेक्ट। और ये आपको स्मॉल या मीडियम स्केल में ज्यादा सेगमेंट में नंबर मिलेगा, जैसा 5 लाख गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया में हो सकता है जी। तो ये आपका प्रोडक्ट बहुत यूज होने वाला है। करेक्ट करेक्ट। तो अभी तो टेक्सटाइल में ट्रैक्शन है, पर हमें लगता है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है दूसरे इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत उनको फायदा होगा। जैसा फार्मा है, अभी कुछ फार्मा कंपनी साइन अप कर रही है ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए। फिर कुछ फूड कंपनीज है जो फूड पैकेजिंग करती है, वो लोग भी इंटरेस्टेड है।
तो इसका एप्लीकेबिलिटी बहुत ब्रॉड है एंड आई थिंक इंडियन कंपनीज को इसका बहुत फायदा होगा। अगर सेक्टर चेंज हुआ जैसे टेक्सटाइल टू फार्मा, जी। तो सेम प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसको डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा आपको। तो ये प्रोडक्ट काफी हमारा जो है ये फ्लेक्सिबल है। तो अगर फार्मा में भी अगर आपको ट्रैक करना है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, आपके सप्लायर्स कौन है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रहा है, तो इन अ वे थोड़ा सिमिलैरिटीज होते हैं। अच्छा तो हमने प्रोडक्ट उसी को ध्यान में रख के बनाया है कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए चले। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, समझिए। एनीबॉडी हु इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग अच्छा। कैन इजीली अडॉप्ट। पार्थ सर, अभी रिसेंटली आप इंडिया में शिफ्ट हुए, जी। उसके पहले आपने यूएस से मास्टर्स किया, काफ़ी साल वहाँ जॉब किया, और हर इंजीनियर का सपना होता है कि भाई मैं यूएस में मुझे जॉब मिले, मैं वहाँ से हायर एजुकेशन करूँ, वहाँ ग्रीन कार्ड मिले। जी। तो इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद भी आप इंडिया में क्यों शिफ्ट हुए? ग्रेट क्वेश्चन सर। तो पहले आपको ये बताता हूँ कि मैं पहले गया क्यों, राइट, एंड देन उसके बाद वापस आने का डिसीजन कैसे लिया। अच्छा। तो इनिशियली जब मैं ग्रेजुएट हुआ एसजीजीएस से, राइट, तो 2002, तो वो टाइम पे जो अपॉर्चुनिटीज थे इंडिया में वो थोड़े लिमिटेड थे, राइट। अभी तो बहुत लैंडस्केप चेंज हो गया है, राइट, अपॉर्चुनिटीज का। तो वो टाइम पे एक अपॉर्चुनिटीज का थोड़ा लिमिटेशन था एंड देन एक इच्छा थी कि एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले इन द बिगिनिंग ऑफ द करियर, राइट। वो एक इच्छा थी, एक इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपोजर मिले एंड जो यूएस का जो मास्टर्स प्रोग्राम वो जो थोड़ा स्टडी किया था, उससे लगा कि वो राइट एक ये रहेगा स्टेपिंग स्टोन टू गो टू यूएस। फिर वहाँ का थोड़ा एजुकेशन से थोड़ा और फेमिलियर होके वो मार्केट में देन यू कैन फाइंड अ जॉब। तो दैट वर्कड आउट वेरी वेल। वहाँ पे जाके वो मास्टर्स करके फिर जो उधर का एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सिलिकॉन वैली में काम करके वहाँ के स्टार्टअप्स के साथ, बड़ी कंपनीज याहू एंड ऑल दैट, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला काफ़ी कम कम टाइम में। पर वो सब करने के बाद भी हमेशा एक इच्छा थी कि वापस जाके इंडिया सेटल होना है, पेरेंट्स के पास रहना है। तो मेरे डैड डॉक्टर हैं और मॉम डैड नांदेड़ में रहते हैं, तो उनका बिल्कुल नांदेड़ छोड़ने का कोई प्लान नहीं था। तो मैंने काफ़ी बार उनसे बात की, तो उनकी कभी इच्छा नहीं थी कि वो इंडिया छोड़ेंगे, नांदेड़ छोड़ेंगे। तो वो मुझे पता था कि वो तो नहीं आएंगे कभी नांदेड़। फिर मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी, वो जस्ट 3 साल की थी एंड फिर मुझे लगा कि इंडिया तो जाने की मेरी इच्छा है, और अगर अभी मैं नहीं गया, ये 2017 की बात है, तो फिर ये नहीं होने वाला है आगे। जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होंगे तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो तब मैंने फिर ठान ली कि जाना ही है अपने को, तो ये राइट टाइम है। 2017 में फिर मैंने ठान ली। एक्चुअली एक 6 मंथ्स लगे मुझे प्रिपेयर करने में कि अभी जाना है, सब कैसे शिफ्ट करें, एंड इट वर्कड आउट। आई एम वेरी हैप्पी कि तब मैंने वो डिसीजन लिया एंड देन फाइनली 2017 आया इंडिया एंड अभी 5 साल हो गए मुझे इंडिया के। अभी तो मैं इधर बहुत खुश हूँ। कंपनी मैंने स्टार्ट की एंड आई थिंक वो इट वाज अगेन मोर पॉसिबल बिकॉज आई केम बैक एंड इधर के प्रॉब्लम समझ के वी क्रिएटेड अ कंपनी टू सॉल्व द नीड्स दैट आर that are here. It also has a global appeal, but then it has a lot of applicability to India. तो it was the best decision. Yes. That I सर, did. यूएस में पढ़ के जॉब करके बहुत कम लोग होते हैं कि भाई अपनी मातृभूमि में वापस आ जाए, कुछ अपने देश के लिए करे। तो ये जो सारी चीज़ें संस्कार से होती है। तो हम आपकी बचपन की तरफ थोड़ा झांकेंगे, क्योंकि हर ग्रेट पर्सनैलिटी के पीछे उनका चाइल्डहुड, उनके पेरेंट के संस्कार, काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। तो आप, आपके माता पिता या आपका चाइल्डहुड कैसे था? राइट। तो मेरे डैड डॉक्टर है एंड मॉम ने भी पहले लॉ वो किया एंड बेसिकली दे ऑलवेज उनका ये था कि स्टडीज में यू डू वेल एंड आप इंक्विजिटिव बनो, क्वेश्चंस पूछो, राइट। हमेशा एक वो एक नॉलेज की तरफ जो एक क्यूरियोसिटी थी, वो पेरेंट्स ने उसको काफ़ी एनकरेज किया। फिर मेरे नाना जी थे जो जो अगेन इंजीनियर थे। उनके टाइम पे काफ़ी बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए, तो उनका भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहन रहा कि आप हमेशा इंक्विजिटिव हो, क्वेश्चंस पूछो, नॉलेज हमेशा इकट्ठा करो, राइट। और उसका ऐसा मत सोचो कि इसका एप्लीकेशन क्या है नॉलेज का, बट नॉलेज जो जो आप गैदर करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितना क्वेश्चन पूछोगे, उसका कहीं ना कहीं आपको हेल्प होगा, आपका जो माइंडसेट है वो ब्रॉडन होगा, राइट। तो उनका स्टडीज पे था ही, बट नॉलेज पे उनका बहुत फोकस था
कि आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव होना चाहिए वर्ल्ड में, अच्छा राइट? तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। मैं काफ़ी पढ़ता था पहले से, साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो उन्होंने काफ़ी मुझे बुक्स भी विजन आपको ला के उन्होंने दिए। बचपन में ही दिया था करेक्ट, विजन। करेक्ट। तो वो टाइम पे मेरे लिए डैड ने वर्ल्ड बुक खरीदा था, क्या जो बात जो एनसाइक्लोपीडिया जो था, वो 30 वॉल्यूम्स का जो है। कलर्ड हुआ करेक्ट, करेक्ट। तो वो तब वो टाइम पे जब मैं 9th 10th में था, तो तब उन्होंने खरीदा, तो वो तो तब बहुत महंगा था। तब ये विकिपीडिया ये सब नहीं था, जो अभी इतना इजीली अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। तो बोलने का मतलब ये है कि हमेशा उन्होंने एनकरेज किया कि आप नॉलेज पे फोकस करो, एक एक ग्लोबल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव बनाओ, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। पार्थ सर, आपने आपका जो स्कूल एजुकेशन है ज्ञान माता विद्या विहार नांदेड़ से किया। एक नांदेड़ की काफी नामांकित स्कूल है और सीबीएसई स्कूल है, जी। उससे काफी बच्चे, थाउजेंड्स ऑफ बच्चे बाहर आते हैं। तो आपका फर्स्ट टू लेके 10th तक एकेडमिक्स में या स्पोर्ट्स में या कल्चरल में आपका कैसा रोल रहता था? जी, जी। तो ज्ञान माता इज़ अ ग्रेट ग्रेट स्कूल, राइट? तो मैं ज्ञान माता का वन ऑफ द फाउंडिंग स्टूडेंट्स था, मैं फाउंडिंग बैच में था अच्छा, ज्ञान माता तो के। इसीलिए आप फाउंडर बने। तो ज्ञान माता में मैं सेकंड स्टैंडर्ड से मैं सेकंड टू 10th ज्ञान माता में था। तो जब ज्ञान माता लॉन्च हुआ, सेकंड एंड थर्ड के साथ लॉन्च हुआ, तो तब हमने तब ज्वाइन किया। एंड देन बहुत कुछ सीखने को मिला ज्ञान माता में। उनका काफ़ी फोकस लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्पीकिंग पे था, जो आई थिंक काफ़ी उससे हेल्प हुआ हमको टू गेट फ्लुएंट विद इंग्लिश अर्ली। फिर पिकिंग अप एडवांस्ड बुक्स ऑन दैट आर इन इंग्लिश, राइट? तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ। एजुकेशन भी काफ़ी उनका वर्ल्ड क्लास था पहले से ही। एंड देन काफ़ी इन्वॉल्व था मैं ज्ञान माता में, कल्चरल अच्छा। एक्टिविटीज़ हो गए, एनुअल डे हो गया, मैं वहाँ स्कूल कैप्टन था। ग्रेट। फिर उससे पहले हाउस कैप्टन था। तो तो हमेशा से थोड़ा था मुझे शौक तो लीडरशिप लीडरशिप क्वालिटी एंड आपके स्कूलिंग के टाइम से आपने। वन वे और द अदर, यस राइट, यस। राइट। तो दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ और काफी सारे जो ज्ञान माता के लोग हैं, लाइक आप राइट। जानते ही है, हाँ दे हैव डन बिग थिंग्स। यस यस। सर, आपका जो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस रहा, जी, तो इसमें भी अपने कॉलेज का भी काफी कंट्रीब्यूशन है। एब्सोल्युटली। आपने एसजीजीएस, ये जो ब्रांड है जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, यहाँ से आपने 2002 में कंप्यूटर दो। साइंस इंजीनियरिंग करके आप पास आउट हुए। करेक्ट। तो आपका कॉलेज का 4 साल का सफर कैसा रहा? इट वाज अगेन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। काफी अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाया हमने, और काफी जो जो स्टूडेंट्स थे वो अलग अलग स्टेट से आते थे, लाइक JNK, दिल्ली, इधर उधर। तो एक काफी बढ़िया एक्सपोजर था हमारे लिए, क्योंकि स्कूल लेवल पे तो सब समझे नांदेड़ के लोग हैं, राइट? तो इंटरेक्शन लिमिटेड था जब तक इंजीनियरिंग में आए। बट इंजीनियरिंग में आने के बाद SGGS में बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिला, अच्छा। मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, States. एरियाज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। एंड देन ऑफ कोर्स जो टीचिंग था SGGS का, वो हमेशा से बहुत बढ़िया था। लाइक हर प्रोफेसर ऑलमोस्ट PhD प्रोफेसर्स, IITC IITs, राइट? अमेजिंग उनके बैकग्राउंड्स, एंड दे आर अगेन वेरी वेल नोन जो उनके फील्ड में, राइट? जैसे डेटा स्ट्रक्चर के हमारे सर एकदम वर्ल्ड क्लास, जो एल्गोरिथम पढ़ाते थे, बिचकर सर थे हमको तब वो टाइम पे। फिर बाद में अघाव सर थे कंपाइलर्स के, राइट? वो फिर बाद में स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड से आई थिंक वो पोस्टडॉक करके आए थे, राइट, राइट। तो ऐसे बहुत अमेजिंग। अनफॉर्चुनेटली इज नो मोर। राइट, राइट। वो Yes, बहुत yes. बहुत दुख हुआ जब पता Yes, चला yes. उनका। इट वाज वेरी शॉकिंग। हम्म। तो ऐसे बहुत ही अमेजिंग प्रोफेसर्स थे, और हमको हमेशा एनकरेजमेंट मिलता था कि आप जाके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करो जो एकदम आपके बुक में नहीं है, राइट? Right. कि इट इज एडवांस। तो वो टाइम पे भी हम रिसर्च करके, मुझे याद है जो मेरा एक थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट था, कंपाइलर्स का प्रोजेक्ट था, जो हमारे एकेडमिक्स में नहीं था। बट हमको एनकरेजमेंट मिला कि आप जाओ, रिसर्च करो, और कुछ आप अलग करो, राइट? तो हमने जाके एक मिनी कंपाइलर बनाया था। राइट। तो उसमें बहुत मजा आया था। तो पहले से वो जो कल्चर रहा है SGGS का, राइट, एकेडमिक्स की ओर, फिर जो एक जो पूरा वहाँ का माहौल है, जो स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, राइट। अलग अलग बैकग्राउंड से, एंड देन अगेन कल्चरल एक्टिविटीज, फिर जो पर्सनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, काफी कुछ होता है। जो होता है, तो वो टाइम पे इतना अमेजिंग था। एंड अभी जो मैं सुनता हूँ, अभी तो और भी इट्स अ नेक्स्ट लेवल, अभी तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पूरा हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो इट इज अमेजिंग टू सी। Yes.
सर एजीएस ब्रांड के पीछे ये जो ब्रांड बना हर चीज के पीछे एक पिलर रहता है। जी तो ऐसे ही अपने कॉलेज के प्रोफेसर बीएम नाइक सर ये हमारे फाउंडर प्रिंसिपल थे। एब्सोल्युटली सर का काफी बड़ा रोल रहा। सर 98 में रिटायर्ड हुए। सर ने खुद पीएचडी नहीं की लेकिन कॉलेज के मैक्सिमम प्रोफेसर को आईआईटीज में पीएचडी को भेजा। करेक्ट तो 20-25 साल पहले ये ऑटोनॉमी तो सर को 20 साल पहले प्रेडिक्शन था। सर का विजन था भाई वो दुनिया के साथ अगर आपको कम्पीट करना है तो आपके इंस्टीट्यूट को भी आगे बढ़ना है। जी तो ऐसे एक आधार स्तंभ का आशीर्वाद अपने कॉलेज के साथ रहा है। एब्सोल्युटली तो नाइक सर के भी काफी कंट्रीब्यूशन है सबको बढ़ाने के लिए। सर एब्सोल्युटली तो एक एट द काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी चीज में है उनसे आपने मिला और और उनसे हम मुलाकात हुई या तब वो टाइम पे जब हम आए थे 98 में, तो नाइक सर से फिर यस यस फ्यू टाइम्स मुलाकात हुई थी। राइट ही इज एन अमेजिंग गाय। अमेजिंग है। अभी सर औरंगाबाद में रहते हैं। जी और दूसरा अपना कॉलेज का जो ब्लेसिंग्स है श्री गुरु गोविंद सिंह जी जी सिख समुदाय के गुरु रह चुके गुरु गोविंद सिंह जी जी उनके नाम से अपना कॉलेज है। तो अपना और कॉलेज इज ब्लेस्ड। तो एब्सोल्युटली उस कॉलेज से आप पढ़े सर। अच्छा सर एक चीज रहता है बच्चे जब इंजीनियरिंग में एडमिशन करते हैं फर्स्ट ईयर में आते हैं बाद में फाइनल में जाके कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं लाइफ में मुझे क्या करना है। तो आपने जैसे आपका एक स्कूलिंग भी अच्छा रहा एजीएस में भी काफी अच्छा इन्वायरमेंट मिला। तो आगे जाके मुझे कुछ करना है कुछ बड़ा करना है तो आपने ये कब डिसाइड किया था और आपका क्या विजन था जब आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे। करेक्ट करेक्ट तो अगेन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ऐसा जब इंजीनियरिंग में था तो ऐसा बहुत बड़ा विजन या फिर लॉन्ग टर्म अच्छा जो एक दृष्टि रहती है हाँ तो वैसा तो नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट एक मुझे था कि मुझे कंप्यूटर्स बहुत पसंद थे, कंप्यूटर्स Right. प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी राइट। वो मुझे पता था कि ये मुझे बहुत पसंद है और इसी में मुझे करियर बनाना है, इसी में मुझे बहुत सीखना है राइट। तो एक वो लर्निंग का एक हमेशा से मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि कीप एन ओपन माइंड अच्छा एंड लर्न एज मच एज पॉसिबल राइट। कि हमेशा आप लर्निंग पे फोकस करो राइट और खुद को कैसे इम्प्रूव करोगे आपके फील्ड में उस पर फोकस करो, फिर बाद में सक्सेस आपको आते जाएगा राइट। और उसमें जब आप आगे बढ़ोगे तो जो आपका नेटवर्क है जो आपका एक्सपोजर है उससे ही आपको आइडियाज आने लगेंगे कि मुझे क्या करना है राइट। तो फिर इतने साल काम करके तब जाके फिर जब जब सिलिकॉन वैली में काम किया, जब स्मार्ट लोगों के साथ काम किया, फिर जो वो एक्सपोजर मिला राइट, वो टेक्नोलॉजी एंड कैसे स्टार्टअप चलाते हैं उसका जब एक्सपोजर मिला तब आइडियाज आए कि ठीक है ये तो हम भी कर सकते हैं राइट। फिर वो कॉन्फिडेंस आया, फिर तब जाके हम इसमें आए एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। अच्छा सर आपने इंडिया में भी ग्रेजुएशन किया बाद में यूएस में भी मास्टर्स किया आपने काफी साल वहाँ आपका एक्सपीरियंस रह चुका है। तो अपना इंडियन एजुकेशन और यूएस एजुकेशन में क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं। गुड क्वेश्चन। तो अगेन मेरा जो अगेन परसेप्शन है तो अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा ओल्ड इस पे बेस्ड है, 2002 की बात है राइट तो भी काफी चेंज हुआ है इंडिया में राइट। तो अगेन आपको थोड़ा ये ग्रेन ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा मैं जो बोल रहा हूँ, शायद ये चेंज भी हुआ होगा ऑलरेडी अच्छा। इंडिया में। बट एक डिफरेंस मुझे क्या लगता है कि बाहर प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस है, प्रैक्टिकल एंड इंडस्ट्री कनेक्शन कनेक्शन राइट, राइट उस पे फोकस बहुत ज्यादा है कि आप थ्योरी से ज्यादा आप कितना कोडिंग करते हो राइट, कितने आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो एंड कितने प्रोजेक्ट्स आप बता सकते हो कि देखो ये मैंने किया है, इसका कोड मैंने लिखा है, उस पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस है बाहर राइट। कि हैंड्स ऑन, आपको हैंड्स ऑन रहना बहुत जरूरी है। थ्योरी एक चीज है बट आप वो अप्लाई कर सकते हो क्या, वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना राइट और उसको डेमोन्स्ट्रेट करना कि ये मैंने सीखा, ये मैंने इम्प्लीमेंट किया और ये मैंने बनाया, उस पर बहुत एम्फेसिस है राइट। एंड देन इंडस्ट्री के साथ आप कैसे जुड़ सकते हो एज अर्ली एज पॉसिबल राइट। सो देयर इज नो like it's never too early to somehow figure out a way to start working professionally with some company, start doing some projects right। और खुद का भी अगर आप फ्रीलांस भी करते हो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। तो वो थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस लगता है कि जो अपने स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा लेट आते हैं, लाइव एक्सपोजर हाँ उनको लेट मिलता है। करेक्ट करेक्ट। तो कैसे कि एकेडमिक्स में पूरे 4 साल जाते हैं राइट, उसमें सीखते भी है बट जब तक आप इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करोगे या फिर खुद के प्रोजेक्ट्स नहीं करोगे या फ्रीलांस भी हो गया, फ्रीलांस भी आप कर सकते हो राइट, उससे जो सीखने को मिलेगा वो आपको एकदम एक्सेलरेट करेगा आपके लर्निंग को। सर आपके लाइफ में आप काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अभी इंडिया में क्या आपने कंपनी शुरू की है, रिसेंटली आपके स्कैंडिड और इन्फिनिट चेन्स ने 2023 के बच्चों के कैंपस प्लेसमेंट आपने 10 स्टूडेंट्स को आपने जॉब भी ऑफर किया है। जी सर। इट्स ए ग्रेट गिविंग बैक टू द इंस्टीट्यूट।
तो it's my honor sir कि I'm able to किधर मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ और ये हाँ। बच्चों को मैं ऑफर कर सकता हूँ, तो I'm humbled and it's a privilege. नहीं सर, ये बहुत अच्छी चीज है। लाइफ में आदमी को सब सेटल होने के बाद लगता है मैं कुछ गिविंग बैक करूं, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ रहता है, तो इस पे आप कुछ फोकस कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक ये हर एक ने डेफिनेटली सोचना चाहिए इसके बारे में कि वो कोई भी कितना भी छोटे वे में हो कैसे गिव बैक कर सकते हैं सोसाइटी को, अपने अपने कम्युनिटी को, राइट? तो तो इसमें अगेन आई थिंक इसमें काफी सारे वेज है टू गिव बैक, राइट? काफी बार तो मुझे लगता है अगर आप अपना थोड़ा टाइम भी दे सकते हो किसी के लिए, उनको मेंटर करने में या एडवाइस करने में, राइट? जो मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे इवन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स। अगर वो हफ्ते में 1 घंटा अगर कोई कॉलेज के साथ एसोसिएट होते हैं जहाँ पे हाँ। कंप्यूटर प्रोग्राम है अच्छा। और जाके जस्ट एक टॉक देते हैं वीक में, एक मंथ में, जैसे भी हो, तो वो भी गिविंग बैक हो। गिविंग बैक हो गया सोसाइटी को, राइट? राइट। क्योंकि जो जैसे कॉलेज लेवल पे है उनको वो एक्सपोजर भी नहीं है, जो स्कूल लेवल पे उनको फिर और भी कम एक्सपोजर है, बट कोई इंजीनियरिंग में जो है जो डेली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो वो आके अगर कुछ बच्चों को सिखा सकता है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आप बच्चों को टेक्नोलॉजी गिविंग बैक, करेक्ट करेक्ट, बच्चों को प्लेसमेंट देना, इट्स तो मेरा तो एडवाइस रहेगा कि आप टाइम दीजिए, राइट? यस सर। तो इन द राइट प्लेस अगर अगर आप टाइम दे सकते हो, दैट इज इवन बिगर देन गिविंग मनी। तो इट्स ए ग्रेट गिविंग बैक। ग्रेट वे टू गिव। सर आपने एजीएस से इंजीनियरिंग किया है, जी। बाद में यूएस से मास्टर किया है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने जॉब किया, अभी आज आपका खुद का स्टार्टअप है, तो आपका ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का टेक्नोलॉजी में आपका एक्सपीरियंस वो रह चुका है। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स है, तो उसके लिए आपका क्या मैसेज है सर? यस, तो इसके लिए जैसा मैंने बताया कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे फोकस कीजिए, राइट? इवन जब आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में हैं, आप बैचलर्स कर रहे हैं, वो टाइम पे भी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आप सीख रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करें, राइट? अगर आपने थ्योरी में कुछ सीखा तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि उसको अप्लाई करें, राइट? फिर आप उसको कोड में अप्लाई कर सकते हो, या फिर रोबोटिक्स है तो हार्डवेयर में आप कुछ ट्राई कर सकते हो, राइट? तो वो कीजिए, हमेशा हैंड्स ऑन पे फोकस। फिर इंडस्ट्री के साथ आप कुछ कर सकते हो, कहीं पे इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी के लिए एक प्रोजेक्ट बना सकते हो जो लाइव एनवायरनमेंट में यूज होगा, राइट? तो वैसे प्रोजेक्ट ढूंढिए, राइट? गिटहब पे फिर कॉन्ट्रीब्यूशंस आप अपलोड कीजिए, राइट? शोकेस कीजिए कि आपने क्या सीखा, ब्लॉग लिखिए, राइट? ऑलवेज एक प्रोफाइल बनाने पे भी फोकस होना चाहिए, ताकि जब जब लोग देखें आपका प्रोफाइल तो उनको समझे कि वो आपने ये सब किया, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आप ब्लॉग लिखते हो, आपके पास नॉलेज है, राइट? तो दैट इज वेरी की, दैट इज वन एस्पेक्ट जो मैं बोलना चाहूँगा। फिर दूसरा है कि ये पूरा इंडस्ट्री और ये जो अपना टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये कहाँ जा रहा है, इस पे एक फोकस रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी किस्म के जो जॉब्स है वो इररिलेवेंट हो रहे हैं फ्यूचर में, राइट? तो आपको हमेशा एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन इन दिस फील्ड, आपको हमेशा वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप अभी कर रहे हो या करना करना आप चाहते हो, ये 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन ये रेलेवेंट रहेगा क्या, राइट? क्योंकि इतनी जल्दी अभी चीजें चेंज हो रही है, राइट? तो एकदम जो बेसिक लो लेवल वर्क रहेगा, हर इंडस्ट्री में रहेगा, नॉट जस्ट टेक या आईटी, तो वो वर्क एलिमिनेट होता जाएगा, ऑटोमेट होता जाएगा, राइट? तो एज अ प्रोफेशनल इन दिस फील्ड अपने को हमेशा वो देखना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो रेलेवेंट है क्या, एंड रेलेवेंट रहने के लिए कॉन्स्टेंटली आपको एक लर्निंग मेंटालिटी आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा हमेशा के लिए, राइट? इवन टुडे एंड फॉर एवर आई एम कन्विंस कि मेरे को सीखना ही पड़ेगा, राइट? टेक्नोलॉजी में ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई दिन आएगा जहाँ मैं बोलूंगा कि अब मेरा लर्निंग खत्म हो गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट? तो टेक्नोलॉजी में आपको कॉन्स्टेंटली सीखना है, कॉन्स्टेंटली अप टू डेट रहना है, और फ्यूचर जो ट्रेंड्स है उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहाँ जा रहा है। जैसा अभी एआई का जो जो ट्रेंड है, तो काफी सारे जो बेसिक जॉब्स है वो ऑटोमेट हो जाएंगे, मशीन लर्निंग की वजह से काफी जॉब्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, राइट? सर अभी ध्यान वर्ड से आपका मेरा आपकी तरफ से ध्यान खींचा गया है जी। तो हमने सुना है कि आप विपश्यना करते हैं, और आपको देख के लगता है कि आपका फिजिकल फिटनेस भी काफी अच्छा है, और आप मेंटली मतलब आप वेरी स्ट्रांग है, तो आप क्या करते हैं? ट्राई तो करते हैं सर क्योंकि जैसा और उसका टेक्नोलॉजी में क्या रोल होता है? ओके, करेक्ट। तो फिटनेस पे मेरा काफी फोकस रहा है लास्ट 2 इयर्स से, स्पेशली लास्ट 2 इयर्स से मैंने काफी
कोविड टाइम से अच्छा मैंने फिटनेस में काफ़ी ध्यान दिया, काफ़ी जो एक हेल्दी ईटिंग का जो लाइफस्टाइल है वो मैंने काफ़ी अभी अपनाया है। फिर वर्कआउट, रेगुलर वर्कआउट हो गया, डेली वर्कआउट, वो भी मैं काफ़ी ट्राई करता हूँ अच्छा एवरीडे करने का। एंड देन जो मेडिटेशन है अगेन, उतना मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ जितना जितना करना चाहिए, बट डेली 5 to 10 मिनट्स एटलीस्ट मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा जो विपस्सना मैंने बचपन में सीखा था अच्छा ये वो प्रैक्टिस करूँ। Great. दैट इज ग्रेट फॉर द बोथ मेंटल फिजिकल वेलबींग। अच्छा तो तो आप कोशिश तो चलती यस है रोज। आपका मेंटल फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छा है और आपने बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा मैसेज दिया हुआ है। हम आशा करते हैं कि आपका जो सक्सेसफुल जर्नी रहा बच्चों को उनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगा डेफिनेटली, थैंक यू क्योंकि और हम एसजीजीएस को और एज अ मैं भी एक कॉलेज का पार्ट हूँ और एलुमनी हूँ, हमें प्राउड भी लगता है कि आप एसजीजीएस के आइकॉन्स हैं। तो आपने आपकी सक्सेस स्टोरीज बच्चों के लिए आपने शेयर की, सो थैंक यू वेरी मच सर Thank you, sir. ऑन बिहाफ ऑफ एसजीजीएस alumni community. I am very much thankful to you. So thank you, sir. थैंक्स फॉर हैविंग मी।